की शुरुआत डी की रात के साथ होती है। यूएस आर्मी को एक पुराने चर्च में एक जर्मन रेडियो जेमिंग टावर को नष्ट करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उससे पहले ही उनकी विमान को नाजियों द्वारा मार गिराया जाता है और सिर्फ 5 लोग ही बच पाते हैं, रेजिन, फोर्ड, वॉयस, तिब्बत और प्रा। लेकिन रेजिन का पांव नाजियों के बिछाए लैंड माइन्स पर पड़ जाता है और उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब बस 4 ही लोग बचे हैं। टीम आगे बढ़ती है। वो एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां चर्च स्थित है और रास्ते में उन्हें उस गांव की एक लड़की क्लॉय मिलती है। ये गांव पहले फ्रांस के अंडर था, लेकिन अब यहाँ नाजियों का कब्जा है। क्लॉय उन्हें नाजी समझकर उन पर चाकू से हमला करती है। वो किसी तरह से उसे शांत करते हैं और कहते हैं वो उसके गांव को नाजियों से आज़ाद करवाने आए हैं। वो क्लॉय से उस रेडियो टावर के बारे में पूछते हैं। क्लॉय उनकी मदद करने के लिए मान जाती है और उन सबको अपने घर ले आती है। क्लॉय अपने 8 साल के भाई पॉल और उसकी चाची के साथ रहती है, जो चर्च में हो रहे नाजी प्रयोगों की वजह से विकृत हो गई है। तिब्बत और चेस उस रेडियो टावर साइट की जांच करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी एक नाजी ऑफिसर वेफनर दौरा करने के लिए क्लॉय के घर आता है। वेफनर अपने आदमियों को वहां से भेज देता है और क्लॉय के साथ रेप करने की कोशिश करता है और धमकी देता है कि अगर उसने उसे रोका तो वो उसके भाई को चर्च में भेजने की धमकी देता है, जहां गांव के लोगों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। वॉइस वो सब देख नहीं पाता और नाजी अधिकारी को बीच में ही रोक देता है और उसे बंदी बना लेता है। तिब्बत और चेस की तलाश में वॉइस निकल पड़ता है और देखता है कि नाजी गांव के विकृत लोगों को आग की लपटों से जलाकर मार रहे थे। तभी एक कुत्ता आकर उस पर भौंकने लगता है। वॉइस भागकर चर्च में शवों को ले जाने वाले नाजी ट्रक के पीछे छिप जाता है। ट्रक एक अंडरग्राउंड लैब में आता है, जिसमें न केवल एक रेडियो ऑपरेटिंग रूम है, बल्कि एक खुफिया लैब भी है, जहां जर्मन नाजी गांव के लोगों पर एक रहस्यमय सीरम और काले टार से भरे ड्रम से अजीब प्रयोग कर रहे थे। वॉइस सीरम से भरी एक सिरिंज उठा लेता है। वहां उसे अपने दस्ते का एक और आदमी रोशन भी दिखता है, जिसे जिंदा पकड़ लिया गया था। वॉइस उसे छुड़ा लेता है और वो दोनों उस बेस शिविर से बच निकलते हैं। जब वॉइस और रोजन क्लॉय के घर वापस आता है, तिब्बत और चेच पहले ही वापस आ चुके हैं। क्लॉय रोजन के घाव का इलाज करती है और वॉइस ने चर्च में जो कुछ भी देखा वो सब कुछ बता देता है। वेफनर बताने से इनकार कर देता है कि सीरम क्या काम करता है, इसलिए फोर्ड उसे काफी टॉर्चर करता है। वो सब चर्च पर हमला करने की तैयारी करते हैं। वहाँ वेफनर भागने की कोशिश करता है और चेस को गोली मार देता है। वो क्लॉय के भाई को अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। वॉइस ने चर्च में एक मरे हुए इंसान को सीरम के प्रयोग से जिंदा होते देखा था, इसलिए वो चेस को जिंदा करने के लिए उस सिरिंज से इंजेक्ट करता है। चेस फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। वो हिंसक हो गया था और अपने ही साथियों को मारने वाला था। उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए वॉइस उसके सिर को गन से कुचल कुचल कर उसे मार देता है। तभी वहां नाजी सैनिक आकर गोलाबारी शुरू कर देते हैं और वेफनर जब वहां से भाग रहा होता है, फोर्ड उसे शूट करता है। उसके चेहरे पर गोली लग जाती है, लेकिन वो भागने में सफल हो जाता है। वहां फोर्ड उस रेडियो टावर को उड़ाने का फैसला करता है, लेकिन वॉइस उसे क्लॉय के भाई को बचाने और उस लैब को नष्ट करने को कहता है। फिर वो सब क्लॉय के साथ क्लॉय के भाई को बचाने के लिए चर्च का रुख करते हैं और चर्च के अंदर वेफनर खुद से उस सिरिंज को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और फिर उसका चेहरा काफी भयानक हो जाता है। वहाँ क्लॉय एक नाजी सैनिक को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपने पीछे लगाती है। वो नाजी उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी पीछे से वॉइस आकर उसे मारता है और फिर हम उसे उसी की बाइक से वापस उसके कैंप आते हुए देखते हैं, लेकिन उसके मुंह को बांधा हुआ था। नाजी सैनिक जैसे ही उसके मुंह को खोलते हैं, एक तेज धमाका होता है और वहाँ जितने भी नाजी थे सब मारे जाते हैं। दरअसल आर्मी ने उसके मुंह में ग्रेनाइट ठूस कर उसे बांध दिया था, जिस वजह से वहाँ ब्लास्ट हो गया था। बाकी बचे नाजियों को फायरिंग करके मार डाला जाता है। वॉइस ऑफ फोर्ड नाले के रास्ते चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। क्लॉय अपने भाई को ढूंढने के लिए उनसे अलग हो जाती है। तभी 2 नाजी उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो एक नाजी को शूट कर देती है और दूसरे को डराकर अपने भाई के बारे में पूछती है। वो उसे एक रूम में भेजता है जहां एक भयानक दिखने वाला आदमी उस पर हमला करता है।
वहाँ क्लॉय का भाई भी था। क्लॉय उस जॉम्बी को फायर गन से जलाकर मार डालती है। वहाँ फोर्ड चर्च और रेडियो टावर में एक्सप्लोसिव लगा रहा था। तभी वहाँ वेफनर आ जाता है और फोर्ड को मारने लगता है और उसे हुक से टांग देता है। वो उस टाइमर को भी बंद कर देता है। फिर वो खुलासा करता है कि सदियों से गांव के नीचे मौजूद काले टार की अद्भुत शक्ति को प्यूरिफाई करने के लिए गांव के लोगों के शरीर का उपयोग करके सीरम बनाया जाता है, ताकि वो एक शक्तिशाली और कभी न मरने वाली सेना का निर्माण कर सके। तभी वहां वॉइस भी आ जाता है और वेफनर पर हमला करता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन वॉइस काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तब तक फोर्ड खुद को उस हुक से आजाद कर लेता है और अपने घावों को ठीक करने के लिए सीरम की एक खुराक के साथ खुद को इंजेक्ट करता है। वो वेफनर पर हमला करता है, हालांकि वो उसे हरा नहीं सकता। वेफनर उन सभी मुर्दों को जिंदा कर देता है जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये देख फोर्ड एक ऑक्सीजन सिलेंडर वेफनर की तरफ धकेलता है और वॉइस उस सिलेंडर को अपनी गन से शूट करता है, जिससे तेज धमाका होता है और वेफनर उछलकर उस काले टायर की पिट पर गिर जाता है। वहां अब फोर्ड भी धीरे धीरे जॉम्बी में बदलने लगता है और खुद को एक गेट के पीछे बंद करके वॉइस को वहां से जाने को कहता है। वो लैब और रेडियो टावर को विस्फोट करके उड़ाने का ऑर्डर देता है और कहता है, मैं इस लैब का नामो निशान तक मिटा देना चाहता हूँ और अपने सीनियर्स को कभी इस सीरम के बारे में मत बताना, ताकि वो इसका मिसयूज ना कर सके। वॉइस भागने लगता है और फोर्ड उस लैब के साथ साथ सब कुछ नष्ट कर देता है। वॉइस भी विस्फोट करके रेडियो टावर को उड़ा देता है। वह गांव में तिब्बत, रोशन, क्लॉय और पॉल के पास आता है। उसकी टीम में अब बस तिब्बत और रोजन ही बचे थे। वो वापस अपने बेस लौट जाते हैं और वॉइस अपने ऑफिसर को उस रेडियो टावर को नष्ट करने की जानकारी देता है। अपनी रिपोर्ट में वॉइस चर्च के अंदर बम लगाने के निर्णय के लिए फोर्ड को श्रेय देता है। कमांडिंग ऑफिसर चर्च के नीचे एक भूमिगत लैब की अफवाहों के बारे में वॉइस से सवाल करता है। वॉइस फोर्ड की बात याद करते हुए किसी भी लैब की जानकारी होने से साफ इनकार कर देता है और ऑफिसर उसे बताता है कि युद्ध जारी रहने पर उन्हें सी कंपनी में फिर से असाइन किया जाएगा। अब सवाल ये है कि फोर्ड ने उस लैब के बारे में अपने ऑफिसर्स को बताने से मना क्यों किया। दरअसल ताकत किसी की भी सोचने समझने की शक्ति को आधा कर देती है। अगर यूएस ऑफिसर्स को ये पता चलता कि नाजी उस लैब में इंसानी चमड़ी यूज करके एक जॉम्बी सेना तैयार कर रहे हैं, हो सकता था कि यूएस आर्मी भी खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए वही एक्सपेरिमेंट दोबारा से शुरू कर देती। दोस्तों, आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।